Hello dear students, welcome to the first part of hydrogen chapter. So this is the study of the first element that is hydrogen. हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। बच्चों बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये चैप्टर। आप लोग ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हो, इससे पहले भी आप लोग क्लास 8 में पढ़े हो। बहुत सारी चीज़ें आप लोग सेम वैसा ही पढ़ोगे, लेकिन अब हम लोग आप लोगों को पता है लाइक बोर्ड्स के हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है, तो हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे एक एक करके। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये ओसवाल बुक के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं। बच्चों ये बुक से मैं बहुत कुछ इसमें हम लोग आगे चलकर जो डिस्कस करेंगे, ये बुक से मैं बहुत सारा चीज़ नोट्स भी ली हूँ। और हाइड्रोजन चैप्टर का तो बहुत अच्छे से इस बुक में क्वेश्चन दिया गया है। अगर मैं सारे चैप्टर्स का बात करूँ तो ये जो ओसवाल का जो ICSE क्वेश्चन बैंक है आप लोगों का केमिस्ट्री का, इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस भर भर के दिए हैं। जैसे कि 1 मार्क क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क क्वेश्चन हो गया, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, ऐसे करके ना बहुत अच्छे से दिया है। फिलिप्स टाइप क्वेश्चन, मतलब जो बोर्ड्स में पूछा जाता है उस टाइप से यहाँ पर दिया। और पता है क्या क्या है, जैसे कि चैप्टर में अलग अलग टॉपिक होते हैं, तो इसमें ना टॉपिक को मतलब सब डिवाइड कर दिया है। जैसे कि इस पार्ट में ये हाइड्रोजन चैप्टर का है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इस पार्ट में ये है। फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन है, ठीक है। ये पार्ट में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन है हाइड्रोजन का, मतलब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट बता दिया हाइड्रोजन का प्रिपरेशन, फिर यहाँ पर पूरा क्वेश्चन भर दिया है। 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, जो भी है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एक ही साथ एक जगह में एक ही साथ सब चीज़ें डाल के फिर क्वेश्चंस दिए हैं, नो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ जो मैं आप लोगों को बोली, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। वो समझाने के बाद उसका क्वेश्चन दिया था ना, देखोगे तो बहुत अच्छे से दिया है बच्चों। और इसमें ना जैसे कि बच्चे जो एग्ज़ाम के समय मिस्टेक करते हैं, जो एरर करते हैं, वो भी बताया गया है। तो क्या है, बच्चे जब देखेंगे इसमें सब चीज़ें कि अच्छा अब आप लोगों के दिमाग में भी कोई क्वेश्चन का आंसर कुछ आएगा, लेकिन अगर वो रॉन्ग तरीके से आप लोग लिखने जा रहे हो, तो पहले ही आप लोग को यहाँ पर बता दिया है कि भाई इसका आंसर बच्चे इस तरीके से लिखते हैं जो कि रॉन्ग होता है, तो उनको इस टाइप से लिखना चाहिए। तो आंसरिंग टिप भी दिया है, बहुत सारा चीज़ दिया है। मैं तो बोलूँगी बच्चों आप लोग ओसवाल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अलग अलग सब्जेक्ट्स का बुक तुरंत ही खरीद लो। ये आप लोगों को आगे चलकर भी काम आएगा, क्योंकि क्लास 9-10 का कोर्स बहुत कुछ अंदर अंदर का मैच होता है। आप लोग बुक कहाँ से खरीदोगे, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिखता होगा। लिंक आप लोग क्लिक करो और आप लोग बैठे बैठे ऑर्डर करो बुक को। आपके घर में आपको बुक बैठे बैठे मिल जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो हाइड्रोजन, द स्टडी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहला जो एलिमेंट होता है वो कौन होता है बच्चों? हाइड्रोजन होता है। उसका सिंबल है कैपिटल H, सबको पता है। हाइड्रोजन का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखते हैं? H2, ठीक है। इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं वो डबल करके लिखते हैं, और एक फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी होता है, इसका वीडियो मैं अलग से अपलोड कर रही हूँ। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास के हिसाब से जो एटम का, जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो हो जाता है बच्चों 1, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास 2, जैसे कि H2 दिया है। तो अगर आप लोग मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, जो कि मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई हूँ और क्लास 10 में भी आता है मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर 2 है। हाइड्रोजन का वैलेंसी पता है, ये सब बेसिक चीज़ है। एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 1 होता है, इसमें एक शेल होता है। तो ये बेसिक चीज़ है जो कि हाइड्रोजन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इसके पहले वाले चैप्टर को देखूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सॉरी मॉडर्न क्या, पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल चैप्टर से अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखूं, जो कि कहाँ गया, ये रहा, ऐसे देख लो, नहीं ऐसे देख लो, अपने बुक में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी होता है वो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स, मतलब 1 या फिर 1A, या फिर ग्रुप 7A या फिर 17 वाले एलिमेंट से बहुत मैच करता है। किसका? हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ये है, सॉरी 17 वाले या फिर 7A। पहले में रहते हैं अल्कली मेटल्स और 7A में रहते हैं हैलोजेंस, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब। तो हाइड्रोजन डुअल नेचर दिखाता है, 2 टाइप का नेचर है। वो अल्कली मेटल्स के जैसा भी बिहेव करेगा और वो हैलोजेंस की जैसा भी बिहेव करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़े हो, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं पढ़े हो, अभी और अच्छे से पढ़ोगे, है ना, इस चैप्टर में और अच्छे से पढ़ोगे। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि ये जो हाइड्रोजन है, इसका ना
जो प्रॉपर्टीज़ है वो ग्रुप 1A के एलिमेंट जो कि एल्कली मेटल्स होते हैं, लिथियम, आप लोगों को याद होगा लीना की रबड़ी सस्ती और फ्री, तो वही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब उनके साथ काफ़ी मैच करता है। और हैलोजेंस जो कि ग्रुप 7A में रहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो लोगों के साथ भी काफ़ी मैच करता है। ठीक है, उसको याद रखना, दिमाग में पूरा फिट कर लो। अभी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी एल्कली मेटल्स के साथ बहुत मैच करता है, तो क्या क्या मैच करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी एल्कली मेटल्स के साथ क्या क्या मैच करता है, तो उसके पहले एल्कली मेटल्स कौन कौन होते हैं पता होना चाहिए, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो इसके पहले वाले चैप्टर में। तो एल्कली मेटल्स लीना की रबड़ी सस्ती और फ्री, आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अगर ये चीज़ आप लोगों को याद नहीं हुआ है तो आप लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर देखो, उसमें जो आप लोगों को मेमोराइज करने का जो मैं सॉन्ग दी हूँ उसको पकड़ो, ठीक है, याद हो जाएगा। तो एल्कली मेटल्स मतलब ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनके साथ हाइड्रोजन का कैसे क्या क्या प्रॉपर्टी मैच करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, एक मिनट, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग बात करेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रॉन्स किस हिसाब से अलग अलग शेल में अरेंज होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा, अब हाइड्रोजन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोली, अब बच्चों देखो बहुत बच्चों को नहीं पता रहता है, मैं जानती हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ, पर बहुत बच्चे ध्यान नहीं दिए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है एग्जाम में, तो आप लोगों को ये KLM वो शेल लिख के उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो लिखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन में तो भाई मैं अगर रफ वर्क करूं, यहाँ पर रफ वर्क करते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं याद दिला दूं, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एटॉमिक नंबर जानना मस्ट है, मस्ट। तो ये एटॉमिक नंबर 1 हो गया। तो आप लोग K लिखे। अब हाइड्रोजन का तो एक शेल है, पहला शेल में मैक्सिमम 2 रह सकता है, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम, अच्छा, इसके बाद आता है हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 2, तो आप लोग पहला शेल लिख दिए। इसके पास 2, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसमें आ गया। फिर आ गया लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर 3, तो पहला K शेल, तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 लिखो। फिर L आया 1, तो 2 और 1 3 हो गया। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो एग्जाम में आता है, अलग तरीके से क्वेश्चन घुमा के ऐसे दे देगा, ध्यान से देखना। बोलेगा ये ऑर्बिटल से देख के बताओ कि ये इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऐसे ही बोलेगा। ऊपर का ऑर्बिटल स्टडी करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो आप लोगों को क्या यहाँ पर कैसे लिखोगे, पहले आप लोग इसका इलेक्ट्रॉन को गिन लो, 1 2 2 और 8 10, और ये है 5 15 है, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन है। तो K में 2, L में 8 और M में 5 हो गया। इस टाइप से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। फिर बोलेगा बताओ मेटल है कि नॉन मेटल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रेड्यूसिंग एजेंट है। बच्चों एग्जाम में आता है बच्चों का, और कुछ बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन पेपर शेयर किए थे, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बस मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दी, जो है हो गया। तो हम लोग को यहाँ देखना है कि हाइड्रोजन का और एल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलैरिटीज़ है, तो एक बार उसको लिख लो ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख ली, और ये जो एल्कली मेटल्स है लीना की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैं इनका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। सिमिलैरिटीज़ क्या देखने को मिल रहा है, सबके बाहर में आप लोगों को एक एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, मतलब सबके बाहर में हाइड्रोजन भी और जो एल्कली मेटल्स है इनके बाहर में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या आउटर मोस्ट शेल बोल लो, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये पहला सिमिलैरिटी। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, कैसे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। लिथियम के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। पोटेशियम के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो सबका वैलेंसी भी 1 है बच्चों। ठीक है, फिर और क्या सिमिलैरिटी है, अब बच्चों आपको पता है एल्कली मेटल्स, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो है मेटल्स हैं। मेटल्स हमेशा कैटायन बनाता है अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, तो देखो लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके लिथियम आयन बनाया, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके सोडियम आयन बनाया। वैसे ही जो हाइड्रोजन होता है ना, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके हाइड्रोजन आयन बनाता है।
सो दे फॉर्म कैटायन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। दे का मतलब है हाइड्रोजन का बात भी कर रहा है और अल्कली मेटल्स का बात भी कर रहा है। तो हाइड्रोजन और जितने भी अल्कली मेटल्स हैं सब अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके दे के कैटायन बनाते हैं। तो ये एक सिमिलैरिटी हो गया। फिर दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये लोग सब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। एल्कली मेटल्स जितने भी हैं वो लोग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। वो लोग एक रिएक्शन में सामने वाला को रिड्यूस करते हैं, सामने वाला को रिडक्शन में मदद करते हैं। आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ना? ओके अब एग्जाम्पल देख लो, ये एक रिएक्शन देख लो, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन देखो, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करो, CuO और Cu को। कॉपर का ऑक्साइड है, यहाँ पर कॉपर है, तो बच्चों यहाँ पर CuO मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में आओ, देखो अकेला है कॉपर, अकेला मतलब ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन हट गया मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन हुआ। वो रिडक्शन किसकी वजह से हुआ है? हाइड्रोजन की वजह से। देखो हाइड्रोजन आया तो ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन के साथ आ गया, मतलब हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से CuO रेड्यूस होके कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन रेड्यूसिंग एजेंट का काम करा कि नहीं? डेफिनेटली करा। यहाँ पर भी वही सेम है, ठीक है। दे बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, मतलब हाइड्रोजन भी और जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो लोग ऑक्सीजन में ना बर्न होते हैं, मतलब हवा की प्रेजेंस में, हवा में जल रहे हैं मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। इफ एनीथिंग बर्न्स इन एयर दैट मीन्स वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो ये लोग ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मतलब जब जलते हैं वो लोग अपना ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ लिथियम भी बनाया है, सोडियम भी बनाया है, सब अपना अपना ऑक्साइड बनाएंगे। कोई मोनोऑक्साइड बनाता है तो कोई पैरोक्साइड बनाता है, तो कोई क्या बनाता है तो कोई क्या बनाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। एक मिनट रुको बस। ओके हाँ, अब जैसे कि ये सोडियम अगर हवा में बर्न होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। और यहाँ पर ये सोडियम का पैरोक्साइड है बच्चों, सोडियम पैरोक्साइड है, लिख लो आप लोग, ठीक है। ये लिथियम का मोनोऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन अपना ऑक्साइड बनाया, दैट इज़ वाटर। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनना, देखो ये जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं ना जो ग्रुप 1 में होते हैं पीरियोडिक टेबल के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है, ये लोग बहुत रिएक्टिव होते हैं बच्चों। अल्कली मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर हवा में हम लोग उनको छोड़ देंगे ना तो वो लोग टार्निश हो जाएंगे, उनकी क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देंगे। बोलने का मतलब है, टार्निश का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देंगे, ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, फिर अपने आप को फाइनली कार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब ये लोग शांति से बैठ नहीं सकते हैं, इन लोगों को बहुत ही खुचुर 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 करना रहता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं सोडियम एल्कली मेटल का बात की, ये लोग इतने एक्टिव होते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं कि हवा में ये लोग टार्निश हो जाते हैं। कैसे? ऑक्सीजन हवा में रहता है बच्चों, उसके साथ कंबाइन करके ऑक्साइड बना दिए। अब ये जो ऑक्साइड बना है हवा में उसको मिला है पानी, पानी के साथ कंबाइन करके ये हाइड्रोक्साइड बना दिया। हाइड्रोक्साइड जो बना है उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, हवा में तो रहता ही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट और वाटर बना दिया। तो बोलने का मतलब ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है। एल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है कि ये लोग हवा में टार्निश हो जाते हैं, ये लोग अपने आप को ऑक्साइड में, हाइड्रोक्साइड में और फाइनली कार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और भी इसका बहुत सारी चीज़ है। ये लोग इतने रिएक्टिव होते हैं बोल के, मतलब आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे ना कॉलेज लेवल में +3 में, तो आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करोगे वहाँ पर एल्कली मेटल्स के साथ। हम लोग किए थे बच्चों सोडियम के साथ। ये लोग इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर पानी के कांटेक्ट में आए, पानी टच हुआ तो गया, आग ही लग जाएगा। हाँ, एल्कली मेटल्स को किरोसिन में स्टोर करते हैं, इसीलिए किरोसिन जो होता है वो इनर्ट होता है, वो तो रिएक्टिव नहीं होता, इनर्ट होता है। एल्कली मेटल्स को किरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। आप लोग वीडियो देख लेना, आप लोगों को अगर YouTube में मिल जाएगा, एल्कली मेटल्स को किरोसिन में स्टोर किया जाता है। अगर ये लोग पानी के कांटेक्ट में आए, हवा में तो चलो टार्निश हो जाते हैं, हवा में भी बच्चों पानी होता है, मॉइस्चर होता है। अगर ये लोग पानी के कांटेक्ट में आए, जैसे कि आप लोग सोडियम निकाले किरोसिन से और आप लोग ये टेस्ट ट्यूब में डाले, अगर वो टेस्ट ट्यूब में पानी है, फट से वो आग ही पकड़ लेगा, फट जाएगा टेस्ट ट्यूब, ठीक है।
सो एल्कली मेटल्स, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए मैं देखो रेड पेन में अलग से लिख दी हूँ इसको। एल्कली मेटल्स को हम कैसे स्टोर करते हैं? केरोसिन ऑयल में। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अगर ये लोग पानी के कांटेक्ट में आए तो दे विल कैच फायर, वहाँ पर एक्सप्लोजन टाइप होगा। हुआ। और एक सिमिलैरिटी, लास्ट सिमिलैरिटीज किसका? हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स के बीच का, कि हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स दोनों नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, सल्फर के साथ भी रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है और अपना कंपाउंड बनाता है। वैसे जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो लोग ये नॉन मेटल्स ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन के साथ रिएक्ट के अपना कंपाउंड बनाते हैं। अब देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बनाया, सल्फर के साथ रिएक्ट करके अपना सल्फाइड बनाया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके अपना क्लोराइड बनाया। वैसे ही सोडियम जो एल्कली मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड बनाया, सल्फर के साथ वो अपना सल्फाइड बनाया, क्लोरीन के साथ अपना क्लोराइड बनाया, तो ये लोग अपना अपना कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये था कुछ सिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स। अभी सिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। तो बच्चों हैलोजेंस होते क्या है? हैलोजेंस ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हैलोजेंस याद रखना। फिर कॉल कर बाहर आई आरती, फिर कॉल कर बाहर आई आंटी, जो भी आरती को लाना है कि आंटी को बाहर लाना है, आपका मर्जी, ठीक है। सो हाइड्रोजन और हैलोजेंस में क्या सिमिलैरिटीज है? अगेन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इनका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसे? पहले यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो। जैसे कि हाइड्रोजन का लिख लिए आप लोग, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात कर रहे हो तो लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का लिख लिए, फ्लोरीन का लिख लिए, क्लोरीन का लिख लिए, इतना सफिशिएंट है। अब ब्रोमीन, आयोडीन में तो जाना नहीं है, उन लोग का एटॉमिक नंबर बहुत हाई होता है और हम लोगों को क्लास 10 तक सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर तक याद रखना है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा इनमें क्या आप लोगों को जानने को मिल रहा है, क्या पता चल रहा है, क्या सिमिलैरिटी है? अब यहाँ देखो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास में रहता है हीलियम जो कि नोबल गैस है, ठीक है। फ्लोरीन के पास है टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास कौन सा नोबल गैस है? नियॉन। क्लोरीन के पास कौन सा नोबल गैस है? आर्गन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, आर्गन का होता है 18। हाइड्रोजन का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कमी है उसके पास वाला इनर्ट गैस से, जो कि हीलियम से, हीलियम का ऐसा रहता है। फ्लोरीन के जस्ट पास में होता है नियॉन, तो फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन का बस कमी, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस। देखो, क्लोरीन के पास जस्ट एक इलेक्ट्रॉन लेस है एज कंपेयर टू इट्स नियरेस्ट नोबल गैस, दैट इज आर्गन। ये एक सिमिलैरिटी हुआ। दूसरा सिमिलैरिटी देखो, इनका वैलेंसी होता है 1, डेफिनेटली 1 होता है। यहाँ से देखो आप लोग, अब हाइड्रोजन का तो पता चल गया। ये लोग नॉन मेटल्स है बच्चों, याद है नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स का वैलेंसी कैसे निकालते हैं? 8 माइनस उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 7 1, ये आप लोगों को पता है यार। ओके, अभी एक और सिमिलैरिटी, ये लोग नॉन मेटल है, फिर इसमें आती हूँ। ये लोग का एक और सिमिलैरिटी बच्चों, ये लोग नॉन मेटल्स है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है कि नहीं है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जितने भी हैलोजेंस है ये सब क्या है? नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है। ओके, तो अगर ये लोग नॉन मेटल्स है तो ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? देंगे कि लेंगे? नॉन मेटल्स गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट करता है। तो ये जितने भी नॉन मेटल्स है ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक एक मतलब इनको जितना चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो इनको तो एक एक ही चाहिए। तो ये लोग देखो एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करें, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद दे फॉर्म एन आयन। ये हाइड्राइड आयन हो गया, ये फ्लोराइड हो गया, ये क्लोराइड हो गया, तो ये लोग एनायन बन जाते हैं। तो ये भी एक सिमिलैरिटी हो गया। फिर हैलोजेंस की तरह हाइड्रोजन भी गैस है, जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन इज अ गैस। अब जितने भी हैलोजेंस है उसमें फ्लोरीन और क्लोरीन वो लोग गैस होते हैं, बाकी आयोडीन, एस्टेटिन वो लोग सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, और ब्रोमीन जो है भाई वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर। तो सिमिलैरिटीज किस कौन कौन से हैलोजेंस में आ रहा है? फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ आ रहा है, इसको याद रखना। एंड अगर और हम लोग बात करें इनका एटॉमिसिटी का, तो ये लोग बच्चे क्या होते हैं? ये लोग होते हैं डाई एटॉमिक इन नेचर। जैसे कि हाइड्रोजन H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वैसे ही फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, तो इनका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये कितना सारा सिमिलैरिटीज हम लोग को मिल गया हाइड्रोजन और हैलोजेंस के बीच में। उससे पहले हम लोग देखिए सिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स। बहुत सिंपल है, एग्जाम में 3-3 मार्क का आ जाता है क्वेश्चन, 2-2 3-3 मार्क का, ठीक है, पॉइंट्स लिखना पड़ता है। अब कुछ डिसिमिलैरिटीज,
कि भाई कुछ तो डिसिमिलैरिटीज होगा ना, इतना भी नहीं है कि सबके बीच में मैच होगा, नो, डिसिमिलैरिटीज भी है हाइड्रोजन, हैलोजेंस और एल्कली मेटल्स के बीच में। क्या? अब आप लोग अगर ध्यान दोगे, इसमें कर दें क्या? चलो इसमें कर देते हैं। हाइड्रोजन के पास कितना शेल होता है? अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1। अगर मैं कोई भी एल्कली मेटल ले लूँ, लिथियम ले लूँ, तो Kl, और हैलोजन ले लूँ, फ्लोरीन 2 और 7, क्लोरीन 2 8 7 287 Klm। एक और ले लूँ क्या ये एल्कली मेटल? ओके बच्चों देखो डिफरेंस देखो, हाइड्रोजन के पास खाली एक शेल है, ओनली 1 शेल। लेकिन एल्कली मेटल्स, ये एल्कली मेटल्स है, इनके पास एक से ज़्यादा शेल होता है, एक शेल नहीं होता, एक से ज़्यादा होता है। हैलोजेंस के पास भी एक से ज़्यादा शेल होता है। तो ये एक पहला हो गया डिसिमिलैरिटीज़, है कि नहीं? इसमें शेल देखो 2 है, इसके पास 1 2 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 2 3 है, और हाइड्रोजन के पास हमेशा 1 ही शेल होगा। तो हाइड्रोजन के पास एक शेल है, और जो एल्कली मेटल्स और जो हैलोजेंस होते हैं उनके पास मोर देन व्हाट 1 शेल होता है, एक से ज़्यादा ही होता है। बोलने का मतलब एक से ज़्यादा होता है। देन जो ऑक्साइड होता है हाइड्रोजन का, जैसे कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड आप लोग ले लो H2O। देखो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ, ऑक्सीजन वाला कंपाउंड। तो बच्चों ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन जो कि पानी न्यूट्रल होता है, पानी थोड़ी ना एसिडिक और बेसिक नेचर का होता है, पानी न्यूट्रल होता है। लेकिन एल्कली मेटल्स का ऑक्साइड अगर लोगे, एल्कली मेटल्स का ऑक्साइड जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड हो गया, इसका ऑक्साइड हो गया, वो बेसिक नेचर का होता है। और हैलोजेंस का ऑक्साइड लोगे तो वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसे पता चलेगा? अब जैसे कि आप लोगों के पास सोडियम का ऑक्साइड है, उसको आप लोग पानी में से घोल लियो, आप लोगों को पता करना है कि वो एसिडिक नेचर का है कि क्या नेचर का है। तो आप लोग एक काम करना, एक रेड कलर का लिटमस पेपर लेना। कौन सा कलर का? रेड कलर का, और उसमें डिप करना, ये जो ऑक्साइड है उसका सोल्यूशन में डिप करना। तो बच्चों वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड से अगर ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो मतलब वो बेसिक नेचर का है सोल्यूशन, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे ये ऑक्साइड ऑफ हैलोजन का, क्लोरीन का ऑक्साइड है, ठीक है। अगर आप लोग क्लोरीन का ऑक्साइड आप लोग लियो यहाँ पर, उसमें अगर आप लोग एक लिटमस पेपर डिप किए, आप लोग रेड ले लेना, सॉरी आप लोग ब्लू ले लेना। जैसे आप लोग डिप करोगे ना वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। अगर ब्लू से रेड हुआ मतलब एसिडिक नेचर का है। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखना। तो ये डिसिमिलैरिटीज़ हो गया। और वही आप लोग हाइड्रोजन का ऑक्साइड पानी ले लो, पानी में आप लोग कोई भी लिटमस पेपर डालो वो कलर चेंज नहीं करेगा। अगर ब्लू डालोगे तो वो ब्लू ही रहेगा, अगर रेड डालोगे तो वो रेड ही रहेगा। पानी क्योंकि न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेस। न्यूट्रल का मतलब ना एसिडिक ना बेस, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, सब इम्पोर्टेंट है, पता है, सारा इम्पोर्टेंट है। ओके नाउ डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का थोड़ा सा डिस्कवरी देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। देखो बच्चों हाइड्रोजन का जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट होता है ना कि कौन सा साइंटिस्ट था जो हाइड्रोजन डिस्कवर किया, तो वो हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। H फॉर हाइड्रोजन, H फॉर हेनरी कैवेंडिश। कब? 1766 के समय। लेकिन उससे बहुत पहले ना रॉबर्ट बॉयल करके एक साइंटिस्ट थे, वो हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर लिए थे, पर वो कुछ बता ही नहीं पाए उसके बारे में, है ना। रॉबर्ट बॉयल जो थे वो इस गैस को 1672 में ही मतलब क्या बोलते हैं प्रिपेयर कर लिए थे, ठीक है। लेकिन जो क्रेडिट जाता है हाइड्रोजन का डिस्कवरी का, वो किसको जाता है? हेनरी कैवेंडिश को। क्यों? क्योंकि हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन के बारे में बहुत कुछ बताए। वो हाइड्रोजन गैस को बच्चों इनफ्लेमेबल एयर बताया। इनफ्लेमेबल एयर का मतलब होता है जो जलता है, ठीक है, आगे के प्रेजेंट, मतलब कंबस्टिबल नेचर का, वो जलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो होता है ना वो जलता है। और भी कुछ कुछ नेचर बताए। वो बोले कि ये जल के पानी फॉर्म करता है। सोचो, हेनरी कैवेंडिश बोले जब ये गैस हवा में जलता है तो वो वाटर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। और नाम हाइड्रोजन गैस कौन दिया? लेवोइसियर, वो इसका नाम हाइड्रोजन गैस दिया। हेनरी कैवेंडिश नाम नहीं दिए थे, वो इसको इनफ्लेमेबल एयर बोले। लेकिन जो प्रॉपर नाम है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन गैस कौन दिया? लेवोइसियर। इसको इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके अब हम लोग देखेंगे इसका ऑकरेंस। ऑकरेंस का देखो बच्चों मैं नोट्स बनाई नहीं हूँ वैसे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देती हूँ, बुक से बता दूँ क्या ऑकरेंस के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी देख लो।
देखो हाइड्रोजन गैस ना बच्चों एक फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, कंबाइंड में भी पाया जाता है। फ्री का मतलब ऐसे हवा में, वो हाइड्रोजन गैस एज हाइड्रोजन गैस अकेला वो घूम रहा है, ठीक है। तो फ्री स्टेट में हाइड्रोजन जो है वो अर्थ के क्रस्ट में थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, हवा में पाया जाता है। जो ज्वालामुखी फटता है तो उसमें जो गैसेस निकलते हैं ना, वॉल्केनिक गैसेस, उसमें भी ना 0.02 मतलब 0.025% इतना, मतलब कम ही है, इतना रहता है। अर्थ के क्रस्ट में, जमीन में ये इतना पाया जाता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में इतना पाया जाता है, और सन में और स्टार्स में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। सूरज में आपने जो चमकता है ना, सूरज इतना जो शाइन करता है, जो वहाँ पर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस की वजह से होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ है, लेकिन ये बेसिक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टार में हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। तो फ्री फॉर्म में हाइड्रोजन गैस फ्रीली वहाँ पर पाया जाता है। कंबाइंड फॉर्म में भी हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। कैसे? जितने भी एसिड हैं, जितने भी बच्चों दुनिया में आप लोगों को जितना भी एसिड, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कोई भी एसिड ले लो, सब एसिड की फार्मूला में हाइड्रोजन तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, जितना भी एसिड ले लो, कार्बोनिक एसिड, जितने भी एसिड ले लो, कहीं भी चले जाओ, कोई भी कंट्री में ले लो, कोई भी कंट्री का लैब में जाके टेस्ट कर लो, सारे एसिड में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? हाइड्रोजन। तो देखो कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा है ना। कंबाइंड मतलब वो कोई दूसरा तीसरा एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म बना रखा है, मतलब कंपाउंड में भी हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, नाइट्रोजन होता है, जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स का बात करते हैं, प्रोटीन, शुगर, स्टार्च, ये सब में भी हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, ठीक है, मतलब कंबाइंड फॉर्म में। और पानी में तो भाई पाया जाता है, ये पानी का फॉर्मूला देखो H2O, तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस है, तो कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। बेसिक सा ये चीज़ था, ठीक है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं बच्चों? बहुत सारा तरीका है। अभी हम लोग जनरल मेथड पढ़ रहे हैं कि जनरली हम लोग कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सोचो हम लोग हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए पानी यूज़ करेंगे। क्यों पानी यूज़ कर रहे हैं? भाई पानी हर जगह अवेलेबल है, इतना सस्ता है पानी, है ना। एसिड खरीदोगे तो पैसा लगेगा, कहीं कहीं पर बहुत महंगा पड़ता है। पानी इजीली अवेलेबल है यार, बहुत चीप पड़ता है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए वाटर यूज़ कर रहे हैं। जनरल मेथड है ये। तो पानी आप लोग देखो हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए 3 टाइप से यूज़ कर सकते हो। एक हो गया कोल्ड वाटर, एक हो गया हॉट वाटर, और एक हो गया स्टीम। पानी ही है लेकिन पानी का 3 रूप है, ठीक है। हॉट वाटर, कोल्ड वाटर एंड स्टीम। तो सबसे पहले देखते हैं कि ठंडा पानी से हम लोग कौन कौन से मेटल्स को यूज़ करके हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। कि ठंडा पानी से कैसे हाइड्रोजन गैस बनेगा? तो बच्चों याद रखना, कोल्ड वाटर अगर आप लोग ले रहे हो तो उसके लिए आप लोग को एकदम एक्टिव एलिमेंट्स चाहिए, मेटल्स चाहिए। सोडियम पोटेशियम ले लो, और एक तो कैल्शियम हो गया जो कि इनसे कम रिएक्टिव है लेकिन है रिएक्टिव। तो ये 3 मेटल्स को हम लोग यूज़ करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करवाते हैं, ठीक है। अगर मैं पोटेशियम का बात करूं, तो पोटेशियम को पानी में डाली, जैसे कि पानी ले लिए, ठंडा पानी, आप लोग पोटेशियम को डाले पानी में। भाई पोटेशियम तो हल्का होता है, ये पानी में फ्लोट करेगा ऊपर में, ठीक है, ये पानी में फ्लोट करेगा, हो गया। और ये इतना एक्टिव होता है, देखो बच्चों मैं आप लोगों को बोली थी ना, एल्कली मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, पानी के कांटेक्ट में आते हैं ये लोग भड़ूम भड़ाम फटते हैं, एक्सप्लोजन होता है, ये आगे पकड़ लेगा, आगे पकड़ के जलेगा। मतलब आपका पोटेशियम पानी के कांटेक्ट में आया तो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होगा तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। मैं यहाँ पर बैलेंस नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को ये मिलेगा। मतलब यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, ये 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है यहाँ पर, और आगे भी पकड़ लिया है, यहाँ पर आगे भी पकड़ लिया है एकदम। यहाँ पर पोटेशियम जब आगे पकड़ेगा ना, तो वो कौन से कलर के फ्लेम के साथ जलेगा? लाइलैक, थोड़ा सा पर्पल टाइप कलर होता है। मैं अगर दिखाऊँ आप लोगों को, ये कौन सा, इसके बुक में ना दिया है पीछे में, 1 मिनट, ये देखो, ये कलर दिख रहा है लाइलैक। तो पोटेशियम जब जलेगा, क्योंकि पानी में आप लोग डाले, एल्कली मेटल है, बहुत रिएक्टिव होता है, पानी के कांटेक्ट में आया मतलब इट विल कैच फायर, वो जलेगा, तो उसका जो कलर होगा, जो फ्लेम का, वो इस टाइप का लाइलैक कलर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, कौन सा मेटल बर्न होता है विथ लाइलैक कलर्ड फ्लेम? लाइलैक मतलब ये कलर, तो बच्चों क्या लिखोगे आप लोग? पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एकदम सिंपल सा चीज़ बता रही हूँ मैं, ज़्यादा अंदर जाना नहीं है इसमें।
तो कोल्ड वाटर में हम लोग सबसे पहले कौन सा मेटल यूज़ करें, पोटेशियम यूज़ करें। पोटेशियम ऑब्वियसली हल्का होता है, ये पानी में फ्लोट करेगा, जैसे पानी के कांटेक्ट में आएगा इट विल कैच फायर एंड बर्न्स विद अ लाइलैक कलर्ड फ्लेम, वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक एंड विगरस होगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा भ्रूम भ्राम और हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का होगा। ये रहा रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस तो भाई मिल रहा है। दूसरा, अगर हम लोग सोडियम को लेंगे तो देखो सोडियम को पानी में डालें, सेम वही रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पर पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिल रहा था, यहाँ पर सोडियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, सेम रिएक्शन होगा। पर ये पोटेशियम के कंपैरिजन थोड़ा सा कम एक्सोथर्मिक नेचर का होगा, ठीक है, जलेगा, लेकिन उसमें जितना ज़्यादा जोर से रिएक्शन हो रहा था, जोर से एकदम विगरसली रिएक्शन हो रहा था, सोडियम के केस में वैसा नहीं होगा, लेकिन उतना भयंकर नहीं होगा जितना भयंकर पोटेशियम में हो रहा था, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। सो सोडियम को हम लोग पानी में डालेंगे तो सोडियम भी हल्का है भाई, सोडियम भी पानी में ऐसे फ्लोट करेगा, इधर उधर घूमेगा और सोडियम आगे पकड़ लेगा, इट विल कैच फायर एंड बर्न्स विद अ गोल्डन येलो फ्लेम। देखो ये भी जलेगा, ये जल के कौन सा कलर में जलेगा, गोल्डन येलो। इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये गोल्डन येलो, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है, गोल्डन येलो याद रखना। ओके, ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन पोटेशियम के कंपैरिजन एक्सोथर्मिक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, देखो मैं आप लोगों को बार बार मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं अच्छे से, यहाँ मैं लिखी हूँ रिएक्शन इज लेस एक्सोथर्मिक एंड लेस विगरस देन पोटेशियम। पोटेशियम के कंपैरिजन कम है, लेकिन ऐसे भी धुड़म धड़ाम वाला रिएक्शन है ये, पर ऐसे पूरा भुड़ुम भड़ाम करके फटता है ये, ठीक है। ओके, फिर कैल्शियम को भी रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। कैल्शियम को कोल्ड वाटर में डालेंगे, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना, कैल्शियम पानी में जाके बैठ जाएगा, कैल्शियम को हम लोग डालेंगे तो इट सिंक्स इन वाटर, हैवी होता है, पानी में जाके ये बैठ जाएगा। और ये कैल्शियम जो है वो इनके कंपैरिजन लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन और पोटेशियम के कंपैरिजन कम रिएक्टिव है, ठीक है। ये ऐसे आगी वागी नहीं पकड़ेगा, लेकिन जो रिएक्शन होगा वो गर्म हो जाएगा, वो सोल्यूशन पूरा गर्म हो जाएगा। यहाँ पर इसका हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकलेगा। द रिएक्शन इज लेस विगरस देन सोडियम, ठीक है। सोल्यूशन मिल्की हो जाएगा जब आप लोग डालोगे ना कैल्शियम पानी में, जैसे कैल्शियम को आप लोग पानी में डाल दिए तो ये सोल्यूशन पूरा मिल्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कोल्ड वाटर के साथ हम लोग कौन कौन से मेटल को यूज़ करें बच्चों? जनरल मेथड में हम लोग जब कोल्ड वाटर यूज़ कर रहे थे तो वी हैव यूज्ड सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। ये तीन हम लोग मेटल यूज़ करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और कौन सा गैस बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये दो जो एल्कली मेटल्स है ये थोड़ा सा गोल्डन येलो कलर के फ्लेम में जलता है और ये जो होता है वो लाइलैक कलर फ्लेम में जलता है। दोनों का केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वायलेंट नेचर का होता है, रिएक्शन थोड़ा विगरस होता है। क्लियर? रिएक्शन थोड़ा विगरस होता है, समझ में आया? याद रखना। इस केस में रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का होता है लेकिन आगी वागी नहीं पकड़ता, किसमें? कैल्शियम के केस में। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोल्ड वाटर से हम हाइड्रोजन गैस कैसे प्रिपेयर करेंगे, एग्जाम्पल देके समझाओ। तो आपको सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये लोगों का एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा विथ रिएक्शन। अभी हम लोग बात करेंगे हॉट वाटर का, कि गर्म पानी से हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? तो यस, मैग्नीशियम को यूज़ करके, सिर्फ मैग्नीशियम, ठीक है, सिर्फ मैग्नीशियम को यूज़ करके हम लोग हॉट वाटर से आपका क्या बोलते हैं हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कोल्ड वाटर यूज़ करें हैं, ठीक है, ठंडा पानी के साथ ऐसे मेटल्स लोग जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं, वो एल्कली मेटल्स तो रिएक्टिव नेचर के हैं, बोल के वो लोग कर दिए, ठीक है। आप लोग सोचो कि मैग्नीशियम को ठंडा पानी में डालते हैं तो वैसे रिएक्शन नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर गर्म पानी, बॉइलिंग हॉट वाटर हम लोग लिए हैं। तो बॉइलिंग हॉट वाटर के केस में भी रिएक्शन स्लो होगा। यहाँ पर मैग्नीशियम विल रिएक्ट विथ बॉइलिंग वाटर वेरी स्लोली, मतलब यहाँ पर धीरे से, इट रिएक्ट स्लोली, लिख देती हूँ मैं, विथ बॉइलिंग वाटर रिएक्ट करेगा लेकिन धीरे धीरे करेगा। रिएक्शन के बाद यहाँ पर हम लोग को दो चीज़ मिलेगा, क्या? हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम और हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, ठीक है। गर्म पानी के केस में हम लोग सिर्फ मैग्नीशियम को यूज़ करेंगे और मैग्नीशियम वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा, कैसे? स्लोली। देखो मैं पानी के नीचे में हॉट वाटर लिखी हूँ, वहाँ पर मैं सब जगह कोल्ड वाटर लिखी थी और हम लोग को क्या मिला? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला। आप लोग जब भी एग्जाम में इक्वेशन लिखोगे ऐसे नीचे नीचे लिखते चलना नाम, ठीक है, बहुत सिंपल सा है।
अभी स्टीम, स्टीम मतलब भाप होता है, ठीक है। अभी हम लोग भाप के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो बच्चों याद रखना, स्टीम के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, अच्छा तो नहीं हम लोग यूज़ करते हैं लेड वेड को, लेड को हटा दो तो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेड वैसे रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें दिक्कत होता है, आगे पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो स्टीम के केस में आप लोग कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज़ करोगे? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये 4 एलिमेंट को हम लोग यूज़ करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे और हम लोगों को हाइड्रोजन गैस वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, स्टीम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, आप लोग सोच लो ये लोग कितना कम रिएक्ट होते होंगे, मतलब कितने कम रिएक्टिव नेचर के हैं, जो कि हम लोग को इतना गर्म करना पड़ता होगा पानी को, फिर उसको भाप में कन्वर्ट करना पड़ता होगा, तो जाके ये लोग रिएक्ट करेंगे। वरना हॉट वाटर डालोगे सोचोगे तो इन्हों रिएक्ट नहीं करेंगे, कोल्ड वाटर में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टीम के साथ सबसे पहले मैग्नीशियम को हम लोग लिए, तो हम लोग मैग्नीशियम लिए। मैग्नीशियम जो है इट विल बर्न इन स्टीम विद एन इंटेंस वाइट लाइट, वाइट लाइट के साथ ये जलेगा। मैग्नीशियम स्टीम के साथ जैसे कांटेक्ट में आएगा ये वाइट कलर का लाइट मतलब चमकेगा, जलेगा ये, ठीक है। उस टाइप का लाइट आप लोगों को देखने को मिलेगा। रिएक्शन होगा, हम लोग को मिलेगा हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। रिएक्शन होगा, हम लोग को मिलेगा हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। क्या क्या है यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम हम लोग लिए हैं, स्टीम लिए हैं, नीचे में मैं स्टीम लिखी हूँ। मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग को मिला है। देखो जब आप लोग कोल्ड वाटर और आप लोग गर्म पानी, ठंडा पानी ले रहे थे, कोल्ड वाटर लिए और एक हॉट वाटर लिए, सबके केस में हाइड्रोजन मिल रहा था लेकिन साथ में हाइड्रोक्साइड मिल रहा था, हाइड्रोक्साइड मिल रहा था। जब आप लोग स्टीम लोगे तो आपको हर जगह ऑक्साइड मिलेगा, इसको भी याद रखना, ठीक है। हम लोग को ऑक्साइड मिलेगा। सो मैग्नीशियम को आप लोग स्टीम के साथ ट्रीट करवाए, इट विल बर्न विथ इंटेंस वाइट लाइट एंड हम लोग को मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, समझ में आया। अगर मैं एल्यूमिनियम का बात करूं, एल्यूमिनियम भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, लिख देती हूँ ना यहाँ पर, सब जगह मेंशन करना, कहीं कहीं पर मैं अगर नहीं की हूँ ना तो आप लोग तो ज़रूर से करना। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ऐसे देखोगे तो एल्यूमिनियम का ट्राई ऑक्साइड है, पर ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस। ओके, सो जो एल्यूमिनियम है वो भी रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ। ऐसे देखोगे तो एल्यूमिनियम ना बच्चों, याद रखना ये चीज़ को, आप लिख लो कहीं पर। एल्यूमिनियम का एक टेंडेंसी होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है किसका, एल्यूमिनियम का, फॉर ऑक्सीजन। मतलब इसका ऐसा नेचर होता है ना कि हवा से ऑक्सीजन को पूरा खींच लेता है अपने ऊपर में। आप लोगों को एल्यूमिनियम जल्दी से प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का मतलब इसके लिए इतना स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है, ऑक्सीजन को खींच के ये अपने ऊपर में ऑक्साइड का लेयर बना लेता है हमेशा। एल्यूमिनियम जल्दी से प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, बिकॉज इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को खींच के ये ऑक्साइड बना लेता है। एल्यूमिनियम अपना ऑक्साइड बना के बैठा रहता है, एल्यूमिनियम अपना ऑक्साइड बना के बैठा रहता है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली ये यहाँ पर बोल रहा है कि, ठीक है, मैं एक मिनट रुको, मैं और एक्स्ट्रा चीज़ बताती हूँ आप लोग। सो एल्यूमिनियम अगर आप लोग सोचोगे ऑर्डिनरी वाटर के साथ वो रिएक्ट करेगा नॉर्मल टेम्परेचर में, तो एल्यूमिनियम नहीं करेगा। एल्यूमिनियम को ऐसे नॉर्मली साफ उफ किया जाता है सैंड पेपर से, उसके बाद इसको ट्रीट करवाया जाता है स्टीम के साथ। तो एल्यूमिनियम जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोग को मिलता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, एल्यूमिनियम के ऊपर में ऑक्साइड बन गया, एक कोटिंग बन गया, ठीक है। एल्यूमिनियम के ऊपर में एक कोटिंग बन गया, तो बच्चों ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया। और क्या फर्दर रिएक्शन होगा? मतलब एल्यूमिनियम के साथ जब स्टीम रिएक्ट करेगा तो ही जाके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक बार रिएक्शन हुआ और सपोज ये पूरा ऊपर, इसके ऊपर लेयर बन गया, तो और रिएक्शन नहीं करेगा। तो बेसिकली क्या किया जाता है ना, एकदम हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में एल्यूमिनियम और स्टीम को रिएक्ट करवाया जाता है, तो जाके ये अच्छे से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। वो कोटिंग फोटिंग जो बनता रहता है ना, वो टूटता जाता है और एल्यूमिनियम स्टीम के साथ अच्छे से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो आप लोगों को याद क्या रखना है ना, सिंपल सा चीज़ है, इतना कंफ्यूज होना नहीं है। आप लोगों को ये रिएक्शन याद रखना है, टेम्परेचर याद रखना। हाई टेम्परेचर में ये जो कोटिंग रहता है वो फट जाता है, मतलब टूट जाता है। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद स्टीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। फिर जिंक का बात करते हैं हम लोग। तो जिंक जो है वो तो इवन लेस रिएक्टिव है। जिंक जो है वो भी कम रिएक्टिव वाला एलिमेंट है।
तो जिंक भी आप लोग सोचोगे नॉर्मली पानी के साथ में रिएक्ट करवा दो तो जिंक नहीं रिएक्ट करेगा, उसको भी स्टीम चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर जिंक को पहले हीट करना पड़ेगा, जिंक रिएक्ट्स ओनली व्हेन इट इज़ हीटेड, जिंक को गर्म करना पड़ेगा, उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, तो जाके हम लोगों को हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एक जिंक ऑक्साइड मिल रहा है, एक हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन आता है, कलर ऑफ जिंक ऑक्साइड जब वो गर्म होता है और जब वो ठंडा होता है। तो जब जिंक ऑक्साइड गर्म रहता है तो उसका कलर होता है येलो, जब वो ठंडा होता है तो उसका कलर होता है बच्चों वाइट, याद रखना। बोलना मत मैडम आप बताए नहीं हम लोगों को, ठीक है। अब आयरन, लोहा, अब लोहा को आप लोग ठंडा पानी में डाल देना, सोचो कि रिएक्शन हो पानी के साथ और हाइड्रोजन गैस मिल जाए, नहीं होगा। गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, एकदम भाप के साथ, ठीक है। और ऐसे नहीं कि आप लोग नॉर्मल आयरन ले लिए, आयरन को आप लोगों को एकदम भयंकर तरीके से गर्म करना पड़ेगा, रेड हॉट आयरन चाहिए। यहाँ पर बहुत कम रिएक्टिव होता है ना, इसीलिए रेड हॉट आयरन लिए हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करवाए, इसका ऑक्साइड तो बनना ही बनना है, हाइड्रोजन गैस मिलना ही मिलना है। अब आयरन डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, लेकिन रेड हॉट आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, और ये रिएक्शन थोड़ा रिवर्सिबल नेचर का होता है। ये देखो, ये रिवर्सिबल साइन दिख रहा है, तो इस केस में ही रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है। क्वेश्चन आता है कौन सा एलिमेंट स्टीम के साथ रिवर्सिबली रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है, तो कौन है वो? लोहा है, मतलब आयरन है। आयरन स्टीम के साथ रिवर्सिबली रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। तो आप लोग अभी तक मेटल का देखे कि मेटल्स जो हैं वो आपका ठंडा पानी, गर्म पानी और स्टीम के साथ रिएक्ट करके दिए। अभी एक्शन ऑफ स्टीम और नॉन मेटल, नॉन मेटल में स्टीम का क्या एक्शन है? अब देखो, नॉन मेटल में एक ही है बच्चों, कोक। कोक क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा, मतलब एक तरफ से देखोगे ना, सबसे ज़्यादा कार्बन कोक में रहता है। ये हम लोग कोल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोयला से, तो फार्मूला में इसका हम लोग सी ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये कोक है। जब हम लोग स्टीम को ट्रीट करवाएंगे कोक के साथ, तो देखो ये दो चीज़ मिला, एक मिला कार्बन मोनोऑक्साइड और एक मिला हाइड्रोजन गैस। इसका कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं वाटर गैस। इक्वल वॉल्यूम ऑफ CO एंड हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर गैस। मतलब अगर एक जार CO मिला है तो एक जार हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिला है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन को वाटर गैस। वाटर गैस तो एक बार छोड़ो, देखो हाइड्रोजन मिला कि नहीं मिला? मिला ना। तो स्टीम नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का पहला पार्ट है बच्चों। पहला पार्ट हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्टिविटी सीरीज देख लेंगे और ये भी देख लेंगे कि हाइड्रोजन गैस को एसिड से और एल्कली से भी हम प्रिपेयर करवा सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग क्या पढ़े हो? पानी से कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आप लोग पढ़ लिए जनरल मेथड ही पढ़ रहे थे, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम, ये आप लोग पढ़े। नेक्स्ट आप लोग पढ़ोगे कि एसिड से और एल्कलीज, ये दोनों से हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, किसको? हाइड्रोजन गैस को। एसिड में आपका ये दो एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है, और एल्कलीज में आपका NaOH, KOH, इनको यूज़ करेंगे। ये एल्कलीज का एग्जाम्पल हो गया, लिख लो, ये एसिड का हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग इस टाइप के एसिड्स एंड एल्कलीज को भी यूज़ करके हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ो, जो भी डाउट होगा आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, वहाँ पर भी क्लियर करो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही कम बच्चे अटेंड कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ इतनी बार बोलने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस में कोई नहीं आ रहा है, बहुत ही कम बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। इसलिए ले रही हूँ, ऐसे तो था नहीं ऑनलाइन क्लास कुछ लेने का, वो सिर्फ डाउट क्लियरेंस क्लास होना चाहिए था, लेकिन मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आप लोगों का मैं और अच्छे से अपने तरफ से डाउट अच्छे से क्लियर कर सकूँ, क्लास में और अच्छे से पढ़ाऊँ, ताकि आप लोग मेरे को पढ़ाते हुए देखोगे, सुनोगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों का क्लियर होगा और वीडियो देख के आप लोग रिवाइज कर पाओगे। लेकिन बहुत ही कम बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो आप लोगों से बच्चों रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन क्लास आओ, अटेंड करो क्लासेस को, वीडियोस भी देखो और अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू।